student, I am Hariom Narware. Today we are starting previous year paper series of MPB Bhopal with explanation. Junior Engineer Distribution Bhopal Zone previous year paper first we are starting. We start with question number 1. Ohm's law is applicable for metal conductor के लिए applicable होता है Ohm's law. Question number 2 we start. Which of the following statement is true? Number 1. Source transformation of Thevenin's theorem is known as Norton's theorem. First of all, Thevenin's theorem में क्या होता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में किसी लोड के अक्रॉस वोल्टेज या करंट हमें फाइंड आउट करना होता है, तब हम उस लोड को ओपन कर देते हैं और उस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, जिसे थेवेनिन्स वोल्टेज कहा जाता है. उस ओपन लोड के अक्रॉस जब टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट किया जाता है, जिसे थेवेनिन्स इम्पीडेंस कहा जाता है, और इस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. द सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर. सुपरपोजिशन थ्योरम नॉन लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है. सर्किट में यदि डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, लीनियर सर्किट हो, इन सारी कंडीशन में सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है, बट नॉन लीनियर सर्किट के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज. कंडक्टिविटी की जो टर्म्स है वो रेजिस्टेंस से आई है. रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρl अपॉन ए. यहाँ रो इज रेजिस्टिविटी, L इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Then conductivity equals to one upon resistivity. रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. कंडक्टिविटी को सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है. सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये है, यहाँ पुट कर देते हैं आर ए अपॉन एल. सिग्मा इक्वल्स टू एल अपॉन आर ए. लेंथ की यूनिट मीटर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है. मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ओम इंटू मीटर. 1 अपॉन ओम महो होता है, महो पर मीटर. 1 अपॉन ओम की यूनिट सीमेंस भी होती है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Question number 6. Form factor is defined as. Form factor is ratio of RMS value upon average value. यदि AC साइकिल के लिए फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं. ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है. प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म की RMS वैल्यू Vm/√2 होती है, और साइनोसाइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू 2Vm अपॉन पाई होती है. जब इन दोनों का रेशो आप निकालोगे, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का यदि आप रेशो निकालोगे
तो ये फॉर्म फैक्टर कहलाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1.11 आ जाएगी। इस फॉर्म फैक्टर का यूज़ जनरली हम वेवफॉर्म के नेचर का पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे देखिए ये प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, यदि इसका फॉर्म फैक्टर 1.11 है तो यदि किसी भी वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर 1.11 के नियर आया तो हम समझ जाएंगे कि ये वेवफॉर्म साइनोसाइडल की ओर बढ़ रही है। इसका नेचर लगभग साइनोसाइडल जैसा है। जैसे 1.10 यदि किसी वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर है तो हम ये मानेंगे कि ये लगभग साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। यदि किसी का फॉर्म फैक्टर 0.8 समथिंग आता है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें वेवफॉर्म में डिस्टॉर्शन है। इसलिए फॉर्म फैक्टर का यूज़ जनरली हम वेवफॉर्म के नेचर का पता लगाने के लिए करते हैं। वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ I1 एंड I2 आर टू करेंट सोर्सेज दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाते हैं। दो करेंट सोर्स हैं, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, I1 और I2। देन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है। देन द टोटल करेंट ऑफ सर्किट विल बी। सबसे पहले तो आप एक बात का ख्याल रखें, यदि सीरीज़ है तो जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना ही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। डिफरेंट करंट फ्लो नहीं हो सकता सीरीज़ में, इसलिए I1 और I2 की वैल्यू बराबर होगी, I1 इक्वल टू I2। अब यहाँ देखिए कोई भी ऐसा ऑप्शन मैच हो रहा है क्या हमारे ऑप्शंस में? I1 प्लस I2 रॉन्ग, I1 माइनस I2 रॉन्ग, I1 इंटू I2 रॉन्ग। सच अ कंडीशन इज़ नॉट वैलिड कंडीशन। हाँ, ये जितनी भी कंडीशन यहाँ आपको दिख रही है वैलिड नहीं है। अगर ऑप्शन में I1 इक्वल टू I2 कोई ऑप्शन रहता तो हम इसके साथ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर 20 एंगल 60 डिग्री, what is the rectangular form of this vector? 20 angle 60 degree, this is the polar form। पोलर फॉर्म को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, आर एंगल थीटा। जब इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इस पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग आर इक्वल टू 20 एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। वैल्यू पुट कर दीजिए, R20 cos थीटा cos 60 यहाँ R साइन थीटा आएगा, R cos थीटा प्लस J R साइन थीटा। देन R इक्वल टू 20 साइन 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, J 20, साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2। आपको ये वैल्यू तो याद रखना ही होगा। देन 10 प्लस J 17.33 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूरी पॉइंट इज। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग व्हाट इज क्यूरी पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर सर्टेन मटेरियल अपना परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का गुण खो देता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। अब ऑप्शन चेक करते हैं, द टेम्परेचर अबव विच सर्टेन मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जिस टेम्परेचर के ऊपर बढ़ाने पर मटेरियल अपनी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, यही मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। दूसरा पॉइंट, द टेम्परेचर बिलो, बिलो नहीं अबव,
जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई मटेरियल अपनी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, दैट इज क्यूरी पॉइंट, बिलो नहीं। द प्रेशर, प्रेशर की तो बात ही नहीं है, टेम्परेचर की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन में भी प्रेशर लिखा है, इसलिए दोनों ऑप्शन तो हम सोचेंगे भी नहीं। यहाँ बिलो हो गया, इसलिए सेकेंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, the permeability of vacuum is, we know very well, permeability is denoted by mu naught and its value 4 pi into 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। परमिएबिलिटी को हिंदी मीडियम में पारगम्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कन्वर्ट्स। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जैसे ही आप इसमें कोई भी डीफॉर्मेशन करोगे या इसके ऊपर कोई प्रेशर डालोगे आप, जिसके ऊपर आप फोर्स से इसके साइज़ को चेंज कर दोगे, उस कंडीशन में इसके टर्मिनल पर वोल्टेज अपेयर हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जब हम इसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ वोल्टेज डेवलप हो रहा है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया जा रहा है इसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इसे अप्लाई नहीं की जा रही है, इसे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। एज अ रिजल्ट इसके टर्मिनल पर वोल्टेज अपेयर हो रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल, नंबर 3 डायमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी हाई होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें होती है लेकिन कम होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, बट डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होते हैं, हाईली रिपल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल यहाँ पे सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, निकल, एक और लिख लीजिए यहाँ पे कोबाल्ट, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, टाइटेनियम, आयरन ऑक्साइड। ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में अट्रैक्ट होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, एंटीमनी, मार्बल, वाटर, ग्लास, NaCl। किसी भी MPB के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़रूर आता है, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स सारे एटॉम एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल यदि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में सारे के सारे एटॉम सिलिकॉन के ही होंगे और सारे सिलिकॉन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग तो यही हुआ कि इनिशियल कंडीशन में या रूम टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप इस सेमीकंडक्टर को हीट करोगे, गर्म करोगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के इधर बाहर आ जाएगा।
और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो आप जब सप्लाई दोगे तो करंट का फ्लो होने लगेगा। जब करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग तो यही हुआ कि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो चुका है। मीन्स हीट करने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, फेरोमैग्नेटिज्म इज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है। फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। द फिनोमिना इन विच एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स द डोमेन्स बिकम अलाइंड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द पार्ट। मैं आपको यही बता चुका हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ बीइंग रिपल्ड जो फिनोमिना है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का फिनोमिना है, डायमैग्नेटिक। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म वेयर बाय सर्टेन मटेरियल आर वीकली अट्रैक्टेड, ये तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। द फिनोमिना ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉन मैग्नेट, ऐसा तो कोई फिनोमिना होता ही नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल का, इसलिए ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द पर्पस ऑफ एन ओपन सर्किट टेस्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन है टू डिटरमाइन फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। टू डिटरमाइन मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस, ये मिसप्रिंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस होना चाहिए, तब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, फोर्थ ऑप्शन टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि ये इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ स्टार्टर इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट डीसी मोटर बिकॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्टर की क्यों नीड है डीसी मोटर में ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये डीसी मोटर का आर्मेचर है, ये जो गोल इंडिकेट कर रहा हूँ ये डीसी मोटर का आर्मेचर है और आर्मेचर से ब्रश कनेक्टेड है, ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर के आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको आर्मेचर रेजिस्टेंस आर मानते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ओम एज्यूम करते हैं। डीसी मोटर को सप्लाई देते हैं वीएस। डीसी मोटर को यदि बेसिक वर्किंग डायग्राम के थ्रू अगर समझना है तो डीसी मोटर कुछ इस प्रकार से होती है। दो मैग्नेट के बीच में आर्मेचर की वाइंडिंग होती है। मैं बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये एन पोल एस पोल, एन पोल से एस पोल की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है और स्प्लिट रिंग की हेल्प से ही ये आर्मेचर की वाइंडिंग ब्रशेस से कनेक्ट होती है। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रशेस है और ब्रशेस के बीच में जो आर्मेचर है ये देखिए आर्मेचर, ये पूरा आर्मेचर, ये जो गोल गोल आपको यहाँ शो हो रहा है ये आर्मेचर को इंडिकेट कर रहा है, उससे ब्रश कनेक्टेड है, जैसे ये ब्रश कनेक्टेड है। और इस ब्रश के थ्रू क्या कर रहे हैं हम सप्लाई दे रहे हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ भी हम सप्लाई दे रहे हैं, दोनों एक ही डायग्राम है, बस प्रेजेंटेशन अलग अलग है। और हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये रोटेट करने लग जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर आर्मेचर, तब इस आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को बैक ईएमएफ कहते हैं। इसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस कंडीशन में इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I इक्वल्स टू VS माइनस EB अपॉन RA, इतना करंट फ्लो होगा इस आर्मेचर में। लेकिन आर्मेचर इनिशियल कंडीशन में तो रोटेट नहीं करेगा, जब स्टार्टिंग में तो वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, रोटेट नहीं करेगा, धीरे धीरे घूमना चालू करेगा। जब वो घूमना चालू नहीं करेगा उस कंडीशन में बैक ईएमएफ भी जीरो होगा, क्योंकि जब घूमना चालू नहीं करेगा ये रोटर आर्मेचर तो इसमें बैक ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यदि सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है
बैक ईएमएफ 0 है और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, उस कंडीशन में यहाँ पे कितना करंट फ्लो होने लग जाएगा, 460 एम्पियर। इतना ह्यूज अमाउंट में यदि करंट फ्लो होगा तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग आपको दिख रही है जल जाएगी। इसीलिए स्टार्टर का यूज़ करते हैं डीसी मोटर में, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब इतना ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो ना हो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, यदि आप इस आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में एक हाई वैल्यू का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें हाई वैल्यू का, आर एक्सटर्नल, तो उस कंडीशन में यदि आप आर एक्सटर्नल यहाँ कनेक्ट करोगे हाई वैल्यू का, तो ये करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और इतना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे कि करंट एक लिमिटेड वैल्यू में आ जाए, जिससे कि हमारी वाइंडिंग जले ना। अब हमारे ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये आर्मेचर एक बार घूमना चालू कर देगा रेटेड स्पीड से या फुल लोड स्पीड से, उस कंडीशन में यहाँ बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। 225 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ तो ईबी अगर 225 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ तो करंट 460 एम्पियर से 10 एम्पियर पे आ जाएगा। एक बार बैक ईएमएफ डेवलप हो जाए फिर स्टार्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए केवल स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टर लगा रहता है। एक बार हमारा जो रोटर है वो फुल लोड स्पीड से घूमना चालू कर दे, उसके बाद स्टार्टर की कोई नीड नहीं है। अब हमारे ऑप्शन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1, डीसी मोटर्स डू नॉट हैव स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क तो होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 2, एट स्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इज 0, ये सही बोल रहा है। अभी आगे देखते हैं। इनिशियली हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, इनिशियली हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, हाँ ज़रूरत तो है, लेकिन डीसी मोटर में ऑलरेडी हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, इसलिए कोई नीड नहीं है बिना किसी अरेंजमेंट के। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। एज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग बैक ईएमएफ इज 0, हाँ बैक ईएमएफ की स्टार्टिंग में वैल्यू 0 होती है, इसलिए जो स्टार्टर है, इट यहाँ स्टार्टर के लिए हुआ है, इट रेस्ट्रिक्ट्स इनिशियल हाई आर्मेचर करंट दैट एग्जिस्ट, हाँ ये बैक ईएमएफ 0 होने के कारण जो हाई आर्मेचर करंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको ये जो स्टार्टर है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स आर डैश डैश मोटर्स सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती उसका कारण बताता हूँ आपको। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, ये इसका स्क्विरल केज रोटर का यूज़ होता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में इस प्रकार से, और ये सब आपस में शॉर्टेड होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। और स्टेटर में, ये स्टेटर में वाइंडिंग लपेट दी जाती है और सप्लाई दे दी, ये स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग है, और ये स्क्विरल केज रोटर है, स्क्विरल केज रोटर। जब आप इसे सिंगल फेज सप्लाई दोगे उस कंडीशन में ये इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का फंक्शन पता है। वहाँ क्या होता है, जब 3 फेज सप्लाई स्टेटर को देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वो रोटर को घुमाने में हेल्प करता है। लेकिन सिंगल फेज सप्लाई के केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता ही नहीं, तो आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रोटेट करने के लिए 2 फेज की रिक्वायरमेंट है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए या तो 2 फेज होना चाहिए या 3 फेज होना चाहिए। सिंगल फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता, तो हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि सिंगल फेज 2 फेज में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, आप एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दो यहाँ पे इस प्रकार से, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसी को कुछ लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए आप। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे स्टेटर में 2 फेज कन्वर्ट हो जाएंगे और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एयर गैप में प्रोड्यूस हो जाएगा और ये घूमने लगेगी। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसलिए सेल्फ स्टार्ट तो नहीं है ये। सेल्फ स्टार्टिंग के लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट, हाँ कैपेसिटर स्टार्ट होती है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा दीजिए, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बन जाएगी।
कैपेसिटर स्टार्ट में क्या होता है, पहली बात तो कैपेसिटर लगाया क्यों है, कैपेसिटर इसलिए लगाया है ताकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ जाए, इसका टॉर्क बढ़ जाएगा तो ये बेटर तरीके से घूम पाएगी, इसलिए कैपेसिटर का यूज़ टॉर्क को बढ़ाने के लिए करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड चेक करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। अब स्टार्टिंग कंडीशन में तो अच्छा टॉर्क मिलेगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में ये स्विच जब हट जाएगा उस कंडीशन में टॉर्क कम हो जाएगा, इसलिए रनिंग कंडीशन में भी अच्छा टॉर्क मिले इसके लिए क्या करते हैं, हम परमानेंटली इसको कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर को परमानेंटली कनेक्ट कर दिया जाता है इस प्रकार से। जब परमानेंटली इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये रनिंग कंडीशन में भी अच्छा टॉर्क हमें प्रोवाइड करेगा, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन प्रकार की इंडक्शन मोटर का भी यूज़ किया जाता है। आप देखिए कैपेसिटर स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट वाली इंडक्शन मोटर भी होती है सिंगल फेस, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन प्रकार की इंडक्शन मोटर, मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यही तो बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन की बोथ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सही है, इसलिए दोनों सही है, इसलिए दोनों सही का फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, अ 4 पोल 50 हर्ट्ज ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्लिप, क्वेश्चन में स्लिप गिवन है, स्लिप इक्वल टू 0.5। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है एफ आर। ये तो बहुत सिंपल है, हमें इसका डायरेक्ट फार्मूला पता है, स्लिप टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है रोटर की फ्रीक्वेंसी। स्लिप 0.5, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, देन वी गेट 25 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हंटिंग एंड फेस स्विंग इज नेग्लिजिबल फॉर। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हंटिंग क्या है। हंटिंग क्या होता है, जब किसी भी मोटर का आर्मेचर घूमते घूमते डिस्टर्ब हो जाए, वाइब्रेशन करने लगे, हिलने लग जाए, वही प्रोसेस है हंटिंग। फेस स्विंग क्या है, यदि फेस डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि अभी ये वेवफॉर्म का फेस ये है, लेकिन ये वेवफॉर्म यहाँ से चालू ना होकर यहाँ से चालू हो रही है, इसका फेस डिस्टर्ब हो गया, ये फेस स्विंग है किसी डिस्टर्बेंस के कारण। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में ये नेग्लिजिबल होता है। क्यों होता है, उसका सबसे अच्छा कारण है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बेटर तरीके से प्लेस्ड होती है, इसलिए 3 फेस इंडक्शन मोटर में ये दोनों इफेक्ट नेग्लिजिबल होते हैं। एक्वाडक्ट की जो कोटिंग है वो सीआरओ में यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है मैं बताता हूँ आपको। एक्वाडक्ट एक्चुअल में ये ग्रेफाइट का एक्वियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, सीआरओ की स्क्रीन पे जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं जब वो रिटर्न आते हैं, और जो टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न आते हैं उनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन्हें एब्जॉर्व करने का काम करता है एक्वाडक्ट की कोटिंग या ग्रेफाइट का एक्वियस सॉल्यूशन, इसलिए एक्वाडक्ट कोटिंग इज यूज्ड इन सीआरओस। क्वेश्चन नंबर 21, केल्विन डबल ब्रिज इन इट्स बेसिक फॉर्म इज यूज्ड टू मेज़र। जो केल्विन डबल ब्रिज होता है वो बेसिक फॉर्म में वेरी लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए आप, यहाँ आपको केल्विन डबल ब्रिज का सर्किट अरेंजमेंट दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से होता है। केल्विन डबल ब्रिज में अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए तो मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को भी ये मेज़र कर सकता है। इस रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको वेरी करके, इस रेजिस्टेंस को आप वेरी करके इसकी हेल्प से मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक फॉर्म में का यूज़ हो, जहाँ भी बेसिक फॉर्म वर्ड का यूज़ हो जाए, वहाँ पर वेरी लो वैल्यू के रेजिस्टेंस का मेज़रमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 2 वाट मीटर्स आर यूज्ड टू मेज़र द पावर इन 3 फेज बैलेंस्ड लोड। मीन्स आप 2 वाट मीटर मेथड का यूज़ कर रहे हैं 3 फेज के पावर को मेज़र करने के लिए, और लोड कैसा है, 3 फेज बैलेंस्ड लोड है। ये देखिए, ये 3 फेज बैलेंस्ड लोड है। द वाट मीटर रीडिंग्स आर 8.2 किलोवाट एंड 7.5 किलोवाट। 2 वाट मीटर मेथड है तो 2 वाट मीटर का यूज़ होगा। पहला वाट मीटर 8.2 किलोवाट का पावर मेज़र कर रहा है और दूसरा वाट मीटर 7.5 किलोवाट की पावर मेज़र कर रहा है। द एक्टिव पावर विल बी, अब ये जो दोनों वाट मीटर है ये एक्टिव पावर का मेजरमेंट कर रहे थे, इसलिए जहाँ भी 3 फेज बैलेंस्ड लोड की बात हो
वहाँ आप दोनों वाटमीटर की पावर को ऐड कर दीजिए एज इट इज़, आपको टोटल एक्टिव पावर मिल जाएगी, तो जो कि आ रही है 15.7 किलोवाट। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक ब्लॉन्डल्स थ्योरम है वाटमीटर मेथड से रिलेटेड, उसके बारे में मैं बात करूँगा। जो साइंटिस्ट ब्लॉन्डल है उन्होंने बताया था कि जैसे ये बैलेंस लोड है, इस बैलेंस लोड में न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है। जब न्यूट्रल कनेक्टेड ना हो, ये जैसे ये 3 फेस है, यहाँ न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है, तो केवल 2 वाटमीटर की नीड है 3 फेस की पावर को मेज़र करने के लिए। लेकिन यदि न्यूट्रल होता इस बैलेंस लोड में, तब आपको 3 वाटमीटर 3 फेस की पावर का मेजरमेंट करना है, 3 फेस लोड की पावर का मेज़र करना है, तो आपको 3 वाटमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। जितना फेस उतने वाटमीटर। और लेकिन यदि न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है तो जितना फेस उससे एक कम वाटमीटर लगेगा। जैसे 3 फेस है तो 2 वाटमीटर लगे, यहाँ पे न्यूट्रल है इसलिए 3 फेस है इसलिए 3 वाटमीटर की नीड होगी। ये ब्लॉन्डल्स थ्योरम कहता है। तो ब्लॉन्डल्स थ्योरम का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, विथआउट न्यूट्रल एन फेस बैलेंस्ड लोड है तब n-1 वाटमीटर की नीड होगी। विथ न्यूट्रल होने पर n फेस के लिए n फेस का बैलेंस लोड है तब n वाटमीटर की नीड होगी। ये ब्लॉन्डल्स थ्योरम कहता है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, मैंने देखे हैं, ऑब्जर्व किया है इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, वोल्टमीटर कैलिब्रेशन कैन बी डन विथ। सिंपल सी बात है, वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किया जाता है। हम बहुत बार देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट में, इनका यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट अंडर टेस्ट द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस मस्ट बी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी लोडिंग इफेक्ट को यदि कम करना है तो इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल है ओपैम्प। हाई इनपुट इम्पिडेंस होने की वजह से मोस्ट ऑफ मेजरिंग डिवाइस में आजकल ओपैम्प का यूज़ होने लगा है, और हम प्रेफर भी ओपैम्प करते हैं क्योंकि उसका इनपुट इम्पिडेंस हाई है। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉस एंगल ऑफ कैपेसिटर कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग। लॉस एंगल ऑफ कैपेसिटर शेयरिंग ब्रिज की हेल्प से मेज़र किया जाता है। जब हम मेजरमेंट में ब्रिजेस पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, अ मिली एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, अ मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा मीटर है जिसमें 1 मिली एम्पियर का मूवमेंट हो रहा है। जैसे ये स्केल है, इस स्केल के ऊपर जो मैक्सिमम मूवमेंट हो रहा है वो 1 मिली एम्पियर का हो रहा है। और इस मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे ये मानते हैं कि कोई अमीटर है या वोल्ट मीटर है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 0 to 100 मिली एम्पियर रेंज। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अभी आपकी जो रेंज है आपके मीटर की वो है 1 मिली एम्पियर। अभी आपका जो मीटर है वो मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर मेज़र कर सकता है। अब आप इसकी रेंज बढ़ा के 100 मिली एम्पियर कर दीजिए। किसी भी अमीटर की रेंज यदि आपको बढ़ाना है तो आपको शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको इस अमीटर के शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है। तो इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आर इंटरनल अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1। ये होती है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में आपको आर इंटरनल की वैल्यू ऑलरेडी 100 ओम गिवन है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू निकाल लीजिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल।
आई एक्सटर्नल मतलब होता है कि आपको कितनी रेंज करना है बढ़ा कर, कितनी एक्स्ट्रा रेंज कर देना है। तो आपको 100 मिली एम्पियर की एक्स्ट्रा रेंज करना है, आपको 100 मिली एम्पियर रेंज बढ़ाना है। और पहले कितनी थी इंटरनल मीन्स जो पहले की रेंज वो 1 मिली एम्पियर है, इसलिए एम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 100। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे उस कंडीशन में आर एस एच इक्वल्स टू आर इंटरनल 100 ओम, एम 100 माइनस 1 मीन्स 100 अपॉन 99, तब यहाँ 1.01 ओम वैल्यू आ जाएगी। मीन्स यदि आपको रेंज को 1 मिली एम्पियर से बढ़ाकर 100 मिली एम्पियर करना है तो आपको इस अमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू 1.01 होना चाहिए। मेज़रमेंट सब्जेक्ट में आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये कैसे, यही वैल्यू क्यों रखी सेंटर रेजिस्टेंस की एक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 27, द टाइप ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। सिस्टम का जो टाइप है वो कैसे डिसाइडेड होता है कि सिस्टम टाइप 0 का है, टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है, ये कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल है। एक और ट्रांसफ़र फंक्शन ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, s+2 अपॉन s+3। ये 3 प्रकार के ट्रांसफ़र फंक्शन ले लिए मैंने आपको सिस्टम के टाइप को समझाने के लिए। यहाँ देखिए कोई भी पोल ओरिजिन पर है क्या? यहाँ पर नहीं है, एक भी पोल ओरिजिन पे नहीं है। एक -2 पर है, यहाँ पे -2 पर 0 है और -3 पर पोल है। मीन्स ओरिजिन पर कुछ भी नहीं, कोई भी पोल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफ़र फंक्शन 2 में ओरिजिन पर 2 पोल्स हैं, ओरिजिन पर 2 पोल है। अगर ओरिजिन पर एक भी पोल नहीं है तो वो सिस्टम का टाइप 0 है, टाइप 0 प्रकार का सिस्टम है। ओरिजिन पे यदि 2 पोल है, देखिए ओरिजिन पर 2 पोल है इसलिए ये टाइप 2 प्रकार का सिस्टम है। यहाँ ओरिजिन पर एक पोल है ट्रांसफ़र फंक्शन 1 में, इसलिए ये टाइप 1 है। इसलिए क्या ऑप्शन होगा? द टाइप ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? रूट लोकस ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट होते हैं और ओपन लूप 0 पर टर्मिनेट हो जाते हैं। पोल्स से ओरिजिनेट होते हैं और 0 पर टर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पोल्स से ओरिजिनेट होते हैं और 0 पर टर्मिनेट होते हैं। कंट्रोल सिस्टम में और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम द टाइप ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स आर। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में एक तो रियल होंगे पोल्स, नेगेटिव एक्सिस पर होंगे और इक्वल होंगे 2 पोल्स। इस प्रकार का पोल की लोकेशन अगर हुई तो सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। ये देखिए रियल है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं। इमेजिनरी किसको बोलते हैं? जो ये एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये रियल एक्सिस है। यहाँ रियल, इस एक्सिस पे जो कुछ भी पोल्स रहेंगे वो सारे रियल रहेंगे। ये रियल है, दोनों पोल्स एक ही लोकेशन पर हैं इसलिए इक्वल भी हैं। और नेगेटिव डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इस साइड नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है, इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है।
तो अगर इस लोकेशन पे पोल है तो वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा इस प्रकार के पोल का। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इज लेस देन इट्स फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी देन द सिस्टम इज। ऑप्शंस पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी लेस देन फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। जब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बड़ी होती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। जब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर्स इज जनरली यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर का यूज़ होता है। ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म होता है। ट्रांसमिशन लाइन में जनरली इसी प्रकार के कंडक्टर यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है, ACSR कंडक्टर में मिडल कंडक्टर स्टील का होता है और आसपास एल्यूमिनियम के कंडक्टर लगे रहते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है ACSR कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 32, इफ सेग ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज्ड द टेंशन विल बी। पहले तो आपको सेग का रिलेशन पता होना चाहिए टेंशन के साथ। सेग इक्वल टू वेट ऑफ द कंडक्टर L स्क्वायर अपॉन 8T। आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ सेग किसे कहते हैं। ये दो टावर है, ग्राउंडेड है, इस पे जो ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसमें ऐसा सेग आ जाता है, ऐसे हॉरिजेंटली होना चाहिए उसने, लेकिन उसमें कुछ सेग आ जाता है। दिस इज द सेग। यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इन दोनों टावर के बीच की जो लेंथ है उसे स्मॉल l से इंडिकेट किया है। सेक लेंथ और टेंशन में ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से सेक और टेंशन में इन्वर्स रिलेशन है, सेक प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेंशन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ सेक ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज्ड द टेंशन विल बी। यदि सेक बढ़ेगी तो टेंशन कम हो जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, अ सिंक्रोनस कंडेंसर इज यूजुअली AN। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, DC मोटर होती है क्या? बिल्कुल नहीं। सिंक्रोनस कंडेंसर है मीन्स सिंक्रोनस मशीन का यूज़ हुआ होगा इसमें डेफिनेटली। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, हाँ बिल्कुल। सिंक्रोनस कंडेंसर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ही होती है। जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड की कंडीशन में ओवर एक्साइटेड कर दिया जाता है, सिंक्रोनस मोटर जो है कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसा स्टेटर होता है जिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, थ्री फेस की वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और इसका इस प्रकार से रोटर होता है। इस रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है, और इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे दी जाती है, जिससे कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स से ये पोल प्रोड्यूस करेगा, और कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है इससे, इस मोटर से कोई भी लोड, ये लोड है यहाँ पे, ऐसा लोड कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। इस प्रकार से डिस्कनेक्टेड हो गया। इस कंडीशन में यदि इसे ओवर एक्साइटेड करेंगे तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा, मीन्स कैपेसिटर बैंक की तरह बिहेव करेगा। बिहेव एज
कैपेसिटर बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, पिन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर। पिन टाइप के इंसुलेटर जो होते हैं अप टू 33 kV यूज़ होते हैं। कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है पिन टाइप इंसुलेटर। इस प्रकार का होता है पिन टाइप इंसुलेटर। ये अप टू 33 kV तक यूज़ किया जा सकता है। पिन टाइप इंसुलेटर के बाद सस्पेंशन इंसुलेटर आ गए हैं। कुछ इस प्रकार के देखे होंगे आपने ट्रांसमिशन लाइन के पास, कुछ इस प्रकार से ऐसे डिस्क टाइप बनी रहती है, डिस्क ऐसा डिस्क लगी रहती है, और इन डिस्क से होते हुए ट्रांसमिशन लाइन जाती है। ये टावर है, इसे क्रॉस आर्म कहते हैं। ये टावर, ये पूरा टावर है। इस टावर से ये जो है ये इसको क्रॉस आर्म कहा जाता है, क्रॉस आर्म। और ये सस्पेंशन इंसुलेटर, ये 33 kV से ज़्यादा रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। सेम ऐसे ही सस्पेंशन इंसुलेटर जैसे ही होते हैं, लेकिन जो रेलवे क्रॉसिंग में आपने देखे होंगे इस प्रकार से, आप देखें ध्यान से, जब रेलवे स्टेशन की पटरियों से आप होकर जाओ तो आपको इस प्रकार से देखेंगे कुछ। तो ये भी होते सस्पेंशन ही इंसुलेटर है, लेकिन इन्हें स्ट्रेन इंसुलेटर कहा जाता है। ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड होते हैं। ये भी 33 kV से ज़्यादा रेंज के लिए प्रेफर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लोड फ्लो सॉल्यूशन इज़ एसेंशियल फॉर। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। लोड फ्लो सॉल्यूशन का यूज़ जनरली हम नई पावर सिस्टम यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए करते हैं, और लोड फ्लो सॉल्यूशन की हेल्प से हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रेजेंट में कितनी लोड डिमांड है और फ्यूचर में उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी लोड की डिमांड बढ़ने वाली है। इन बातों को ध्यान रखकर लोड फ्लो सॉल्यूशन किया जाता है, या फिर लोड फ्लो सॉल्यूशन की हेल्प से हम इस प्रकार का सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। नंबर 1, डिज़ाइनिंग अ न्यू पावर सिस्टम, दिस इज़ करेक्ट। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। प्लानिंग द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम मीटिंग इंक्रीज लोड डिमांड, ये भी सही है। हमारी जो एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है उसकी एक्सटेंशन के लिए लोड डिमांड को ध्यान में रखकर कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा फ्यूचर में, ये भी लोड फ्लो सॉल्यूशन की हेल्प से डिसाइड होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डिज़ाइनिंग अ न्यू पावर सिस्टम। ठीक है, पहला ऑप्शन कवर हो गया इस थर्ड में, डिज़ाइनिंग अ न्यू पावर सिस्टम एंड प्लानिंग द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन फॉर मीटिंग इंक्रीज लोड डिमांड, ये सेकंड ऑप्शन भी कवर हो गया इसमें। देखो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट तो थर्ड है, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट भी कवर हो गया और दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया। फोर्थ ऑप्शन, नाइदर डिज़ाइनिंग अ न्यू पावर सिस्टम, ये गलत हो गया, क्योंकि डिज़ाइन तो करना है न्यू पावर सिस्टम को और प्लानिंग भी करता है एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन फॉर मीटिंग इंक्रीज लोड डिमांड। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, द पावर ट्रांसफर इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स इज लिमिटेड बाय। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो कैसे लिमिटेड होती है। सबसे पहले तो मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर ट्रांसफ़र होती है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताता हूँ। जो पावर ट्रांसफ़र होती है उसकी वैल्यू होती है सेंडिंग एंड वोल्टेज इनटू रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इनटू साइन डेल्टा। और ये जो डेल्टा होता है लोड एंगल, ये दोनों लोड एंगल का डिफरेंस होता है। जो दो स्टेशन के बीच में जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है उनके बीच के लोड एंगल का डिफरेंस होता है डेल्टा। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट टू एंड्स, देखो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट टू एंड्स, दोनों एंड के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। और ये जो सिस्टम होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये जनरेटर, ये सेंडिंग एंड का बस बार है जिसके वोल्टेज Vs, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है,
और ये लोड है। ये रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, सेंडिंग एंड वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, मीन्स पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वोल्टेज एट टू एंड्स, ये इतनी लाइन सही है। आगे पढ़ते हैं, एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वोल्टेज, पर यहाँ रिएक्टेंस की टर्म उन्होंने छोड़ दी। अब देखो सेकेंड ऑप्शन देखने में फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही लग रहा है, बस वहाँ पे उन्होंने रिएक्टेंस वाली जो टर्म है इसे छोड़ दिया है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एट टू एंड्स, ये थर्ड ऑप्शन का ये लाइन सही है। द रिएक्टेंस बिटवीन टू एंड्स, ये भी सही है। एंड द कोसाइन, कोसाइन नहीं होता साइन होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन को रॉन्ग बोलना पड़ेगा। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एट टू एंड्स सही है। द कोसाइन, ये कोसाइन की वजह से ये गलत हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीटली सही है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ पावर सिस्टम ईच बस और नोड इज एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी क्वांटिटीज़। ये लोड फ्लो स्टडी का ही क्वेश्चन है। लोड फ्लो स्टडी में क्या होता है, जैसे ये बसेस है, ये सारी बसेस है, ये बसेस है, ये बस 1, बस 2, बस 3, इस प्रकार की बसेस है, और हर एक बस पर 4 क्वांटिटी डिफाइंड है। ये 4 क्वांटिटी कौन कौन सी होगी, देखिए आप, वोल्टेज V, डेल्टा लोड एंगल, P एक्टिव पावर, Q रिएक्टिव पावर, ये चारों क्वांटिटी डिफाइंड है किसी भी बस के लिए। बट इन चार में से 2 स्पेसिफाइड होती है और 2 नॉन स्पेसिफाइड होती है। एक साथ चारों क्वांटिटी गिवन नहीं होती है, 2 स्पेसिफाइड एंड 2 नॉन स्पेसिफाइड। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर अ लोड बस ऑफ अ पावर सिस्टम द स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ आर। मैं आपको सारी बसेस के बारे में बता देता हूँ कि किस बस पे कौन सी क्वांटिटी स्पेसिफाइड होती है। यहाँ देखिए, ये बसेस स्पेसिफाइड क्वांटिटी, नॉन स्पेसिफाइड क्वांटिटी। नंबर 1, हमारे क्वेश्चन में लोड बस के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले लोड बस से स्टार्ट करते हैं। लोड बस पे स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है एक्टिव पावर P एंड रिएक्टिव पावर Q, और नॉन स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है वोल्टेज एंड लोड एंगल। सेकेंड, जनरेटर बस, जनरेटर बस पे स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है एक्टिव पावर एंड वोल्टेज, और देखो टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, वोल्टेज, लोड एंगल, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। इनमें से मैंने बताया अगर 2 स्पेसिफाइड है तो 2 नॉन स्पेसिफाइड होगी। जैसे यहाँ P और V स्पेसिफाइड है तो बची वाली Q एंड डेल्टा नॉन स्पेसिफाइड क्वांटिटी होगी। थर्ड, स्लैक बस। इस स्लैक बस पे स्पेसिफाइड क्वांटिटी V एंड डेल्टा होती है, वोल्टेज और लोड एंगल। रिमेनिंग वाली P एंड Q नॉन स्पेसिफाइड क्वांटिटी हो जाएगी। इसलिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 38 में लोड बस के लिए पूछ रहा है व्हाट इज स्पेसिफाइड क्वांटिटीज। लोड बस में स्पेसिफाइड क्वांटिटी, ये कॉलम में देखिए, लोड बस में स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। यहाँ देखिए, द रियल एंड रिएक्टिव पावर। रियल पावर मीन्स होता है एक्टिव पावर, रियल पावर का और एक नाम होता है एक्टिव पावर।
इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इफ अ सेट ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस इज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर। यदि आप नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज को स्टेटर की वाइंडिंग में अप्लाई करोगे तब क्या होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड इज द सेम एज दैट ऑफ रोटर। सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि जब हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और जो भी हम सप्लाई देते हैं वो पॉजिटिव सीक्वेंस में देते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में यदि हम सप्लाई दे रहे हैं तब हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में सप्लाई देंगे। जब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में सप्लाई दी जाएगी उस कंडीशन में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो रोटर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। लेकिन यदि आप नेगेटिव सीक्वेंस में सप्लाई दोगे उस कंडीशन में डेफिनेटली जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है वो रोटर की डायरेक्शन से डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड इज द सेम एज दैट ऑफ रोटर। ये तो तब होगा जब आप पॉजिटिव सीक्वेंस में सप्लाई दोगे, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ रोटर। देखो यही तो मैंने भी आपको समझाया कि रोटर की डायरेक्शन के अपोजिट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। थर्ड ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ रोटर। हाँ, ये इस थर्ड ऑप्शन की इतनी लाइन तो सही है। एंड गिव राइज टू एन अल्टरनेटिंग फील्ड इन स्पेस। हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं। गिव राइज वो तो आप पॉजिटिव सीक्वेंस की सप्लाई दो चाहे नेगेटिव सीक्वेंस की सप्लाई दो, उससे मैग्नीट्यूड जो एयर गैप में प्रोड्यूस होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का, वहाँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड डिस्टर्बेंस। रिलेशन तो है, यदि आप नेगेटिव सीक्वेंस का वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो कि इफेक्ट करेगी हमारी मशीन की परफॉर्मेंस को। क्वेश्चन नंबर 40, इन ऑर्डर टू डिज़ाइन 5-bit कंपैरेटर। 5-bit कंपैरेटर, कंपैरेटर क्या होता है। सबसे पहले तो कंपैरेटर का एक बेसिक डायग्राम बनाएंगे। कुछ इस प्रकार का होता है कन्वर्टिंग। एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। प्लस VCC माइनस VCC, और ये दो इनपुट होते हैं। यहाँ एक आउटपुट मिलता है। इन ऑर्डर टू डिज़ाइन 5-bit कंपैरेटर हाउ मेनी आउटपुट्स आर नीडेड। जब भी कंपैरेटर का आप डिज़ाइन करोगे तो आपके पास 3 आउटपुट हैं, प्लस VCC माइनस VCC और आउटपुट। इसलिए क्वेश्चन 40 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर।